तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे बात करेंगे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है BSOC 133 का। तो समाजशास्त्र का सब्जेक्ट है ये, समाजशास्त्री सिद्धांत का। तो इसमें आज हम एक क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। तो देखिए, इसमें एक क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है और अब की बार असाइनमेंट में भी आया हुआ है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है, मार्क्स के नज़रिए से स्पष्ट कीजिए। तो मार्क्स का जो नज़रिया है उसके ज़रिए स्पष्ट करना है। पहले हम इसका परिचय देंगे। तो इसका परिचय है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत मार्क्स के संपूर्ण चिंतन का मूल आधार है। द्वंद्व का विचार मार्क्स ने हीगल से लिया है तथा भौतिकवाद का फ्यूअरबाख से लिया है। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन दो विचारों द्वंद्व तथा भौतिकवाद के सम्मिश्रण से हुआ है। तो ये इसका परिचय है। आप इसी तरह अगर एग्ज़ाम में अपना आंसर लिखते हैं तो आपके फुल मार्क्स आने की संभावना बढ़ जाती है। तो देखिए, फिर दूसरा टॉपिक हम लिखेंगे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो इसमें है, इसका मतलब इसमें इसके बारे में बताया है, मार्क्स ने मानव सभ्यता के ऐतिहासिक विकास को दर्शाने के स्थान पर पदार्थ को स्थापित किया है। तो दर्शाने के लिए उसने पदार्थ को स्थापित किया, पदार्थ लिया है। तो इस संशोधन को स्पष्ट करते हुए स्वयं मार्क्स का कथन है कि हीगल के लेखन में द्वंद्ववाद सिर के बल खड़ा है। यदि आप रचनात्मक के अवधारण में छिपे उसके सारे तत्वों को देखना चाहते हैं तो आपको पैरों के बल सीधे खड़ा करना पड़ेगा। तो सर के बल तो ऑब्वियसली कोई खड़ा रह के कुछ अच्छे से देख नहीं सकता, तो उसके लिए वो कह रहा है कि आपको पैरों के बल खड़ा होना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। तो इस प्रकार मार्क्स ने भौतिकवाद के पूर्व देकर हीगल के द्वंद्ववाद को शीर्षासन की अप्राकृतिक स्थिति से मुक्त कर दिया और उसे सामाजिक विश्लेषण का एक उपयोगी औजार बना दिया। तो फिर इसमें बोला था मार्क्स के नज़रिए को स्पष्ट कीजिए, फिर हमने टॉपिक लिया मार्क्स का नज़रिया। तो मार्क्स का नज़रिया क्या है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के प्रति? तो देखिए, मार्क्स अपनी इस पद्धति को स्पष्ट करते हुए आगे कहता है कि पदार्थ का अर्थात भौतिक जगत द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से अपनी पूर्णता की यात्रा के विभिन्न पड़ाव हैं। ठीक है। अतः मार्क्स का भौतिकवाद अन्य भौतिकवादियों के भौतिकवाद की तरह यांत्रिक नहीं है, बल्कि द्वंद्वात्मक चरित्र का है, उसका। तो उनके अनुसार विकास, ये दो बार हो गया, विकास पदार्थ का आंतरिक गुण बाहरी नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं फिर, इसमें मैंने रेड पेन से लिखा है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के आधार पर मार्क्स यह मत प्रतिपादित करता है कि विश्व अपने स्वभाव से ही पदार्थवादी है, अतः विश्व को विभिन्न रूप से गतिशील पदार्थ के विकास के विभिन्न रूपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यह विकास द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से होता है। ठीक है, द्वंद्वात्मक पद्धति के माध्यम से यह विकास होता है विश्व का विभिन्न गतिशील जो पदार्थ है, जो भी है। अतः भौतिक विकास प्राथमिक महत्व का है और आत्मिक विकास द्वितीय महत्व है। ठीक है, तो भौतिक विकास का क्या कहते हैं, प्राथमिक महत्व है, आत्मिक विकास तथा भौतिक विकास पहला इम्पोर्टेंट है, फिर दूसरा है आत्मिक विकास। ठीक है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताएं। तो इसकी विशेषताएं क्या हैं? देखिए, पहला है आंगिक एकता, दूसरा है गतिशीलता, तीसरा है परिवर्तनशीलता, चौथा है परिणात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन के कारक होते हैं आदि, और भी थे बहुत सारे। तो आंगिक एकता में है प्रकृति के सभी पदार्थों की आंगिक एकता पाई जाती है। जैसे हमारा शरीर है, तो हमारे जो शरीर के सभी अंग हैं तो वो एक दूसरे के अनुसार
एक दूसरे की सहायता के लिए अपना अपना काम करते हैं, तो उसी हिसाब से ये अंगिकता बताई गई है। गतिशीलता बताई है, प्रकृति में पाया जाने वाला प्रत्येक पदार्थ जड़ या स्थिर ना होकर गतिशील होता है। 9 है वो, प्रकृति में पाया जाने वाला प्रत्येक पदार्थ जड़ या स्थिर ना होकर गतिशील है, मतलब स्थिर नहीं है, गतिशील है, कोई भी पदार्थ है। ठीक है, परिवर्तनशीलता है फिर इसमें पॉइंट, तो इसमें है पदार्थिक शक्तियाँ सामाजिक विकास को प्रेरक शक्तियाँ हैं। ठीक है, ये गतिशील ही नहीं परिवर्तनशील भी है, तो गतिशील है तो ऑब्वियसली परिवर्तनशील होगी। फिर चौथा पॉइंट जो था, ये परिणात्मक परिवर्तन गुणात्मक परिवर्तन के कारक होते हैं, तो इसके बाद और है। ठीक है, फिर इसकी आलोचना क्या की है, मार्क्स की जो नज़रिया था इसकी भी आलोचना की गई है। तो इसमें क्या कहा है, विश्व सभ्यता के विकास में मार्क्स भौतिकवादी तत्व अर्थात पदार्थ को निर्माण तत्व मानता है। ठीक है, निर्णायक होगा, पदार्थ को निर्णायक तत्व मानता है तथा यह प्रतिपादित करता है कि मानवीय चेतना उसी का परिणाम है। मानवीय चेतना का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, यह मानना उचित नहीं है। मनुष्य एक भौतिक प्राणी ही नहीं, एक आंतरिक चेतनाशील प्राणी है। मनुष्य पशु की तरह नहीं, बल्कि मनुष्य की तरह जीना चाहता है, और यह तभी संभव है जबकि वह भौतिकवाद को एक साधन और आत्मिक उत्थान को अपने जीवन का एक लक्ष्य मानकर उसकी उपलब्धि हेतु प्रयत्नशील हो। मार्क्स इस बात का अनुभव नहीं कर सका और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति को ही द्वंद्ववाद के माध्यम से मानव जीवन का लक्ष्य घोषित कर बैठा। ठीक है, तो आंसर इतना ही है, अच्छा आंसर है, थोड़ा समझने की है। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कराऊंगी, इसी सब्जेक्ट के नहीं और सब्जेक्टों के भी। तो अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो ऑब्वियसली आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।